हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज जिनका आगे यूपीएसआई का एग्ज़ाम है या फिर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो मेहनत से पढ़ाई करें। आगे बहुत सी दिवालियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, तो अभी ज़रूरी है आपका पढ़ना और बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। चलिए, तो आज शुरू करेंगे एक नया टॉपिक तो अपना एलसीएम एचसीएफ ही चल रहा था। एचसीएफ एलसीएम हम लोग पढ़ चुके हैं। एलसीएम की 4 वीडियो आपकी आ चुकी हैं और ये 5वीं वीडियो होगी जिसमें हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या, पूरा एलसीएम एचसीएफ का। एचसीएफ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो एचसीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो एचसीएफ। पहले एचसीएफ के बारे में जानेंगे, एचसीएफ क्या है, कैसे निकालते हैं एचसीएफ, इन सब के बारे में जानते हुए तब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फिर कुछ अच्छे सवाल लेकर के इसको 2-3 वीडियो में, 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो हेडिंग लगा लो आप एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? देखिए, हिंदी में हम इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हिंदी में इसे बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, देखिए हमने बताया था ना कि वर्त और वर्तक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्त का मतलब होता क्या है? मल्टीपल। वर्त का मतलब मल्टीपल, और यहाँ वर्तक का मतलब आपका क्या होगा? फैक्टर। फैक्टर गुणनखंड। समझ गए ना? तो वर्त और वर्तक में बहुत अंतर है। वर्त का मतलब होता है मल्टीपल और वर्तक का मतलब क्या होता है? फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। देखिए, कभी कभी इसको जीसीडी भी बोला जाता है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एचसीएफ ही कहलाता है, या फिर महत्तम समापवर्तक बोल सकते हो आप। कभी कभी एग्जाम्स में या कहीं कुछ एक सवाल देखे जाते हैं जिनमें जीसीडी लिखा होता है, तो हम इसे जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे, जिस तरह से एलसीएम के बारे में समझा ना, उसी तरह से इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, हमने 2 संख्याएं ले ली, 16 और 20। 16 और 20 2 संख्या ले ली हमने, 16 और क्या 20। समझ गए ना? अब ध्यान से देखना आप। अब 16 और 20 तो ले लिया, लेकिन करना क्या है? ध्यान से सुनिए। तो अब हम 16 और 20 के करेंगे क्या? फैक्टर। 16 और 20 के फैक्टर। देखिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड ही होता फैक्टर का मतलब। तो फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो 16 के गुणनखंड हमें यहाँ पे लिखने हैं, और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई संख्या किस किस संख्या से डिवाइड है, यानी किस किस से डिविजिबल है। तो 16 आप ध्यान से देखो किससे कटता है? 1 से, 2 से, 2 के बाद 3 से नहीं, 4 से, 4 के बाद 8 से, और 8 के बाद सीधे किससे कटेगा? 16 से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गए 16 के क्या? फैक्टर। अब देखो 20 के फैक्टर हमें चाहिए, यानी 20 के गुणनखंड। तो अब 20 के गुणनखंड यानी 20 किससे किससे डिवाइड होता है? तो पहला इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, है ना। 5 के बाद कितना आएगा? 5 के बाद आपका आएगा 10, और फिर कितना? 20। तो ये 20 के क्या? फैक्टर लिख लिए। अच्छा, मैंने गुणनखंडों की संख्या यानी फैक्टर पे एक पूरा वीडियो पढ़ा रखा है। फैक्टर पे सवाल भी बनते हैं आपके, आप उनको देख सकते हो। तो गुणनखंड क्या होते हैं वहाँ आपको पता चल जाएगा, और गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझेंगे।
तो फैक्टर तो कर लिए, अब बारी आती है किसकी, कॉमन की। अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर छांटने हैं, तो अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर छांटने हैं। तो ध्यान से देखो आपकी कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो क्या क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 1 है, क्या है 1 है, और कितना है 2 है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, उसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। 4 है, और कोई नहीं सर, और नहीं है कोई। तो जो कॉमन है 1 है, 2 है, और कितना है 4 है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हो गए, यानी फैक्टर ले लिए, कॉमन ले लिया, अब क्या लेंगे इसमें से हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो आप देखो 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा तो 4 ही है ना, यानी हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट 4 है। और पता है यही 4 ही अपना क्या होगा, HCF होगा। यही 4 ही अपना क्या होगा, HCF होगा। बोलो बात समझ में आई। तो यही 4 ही अपना HCF होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट लिया है ना आपने, तो 1, 2 और 4 में हाईएस्ट क्या है, 4 ही तो है। तो इसकी परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाज्य कर दे। 16 और 20 से विभाजित नहीं होगा, 16 और 20 को विभाजित करेगा। यानी ये 4 जो है आपको आपका 16 को भी काट देगा और 20 को भी काट देगा। यानी 4 से 16 में भी भाग लगा सकते हैं, और किस में, 20 में भी। तो 4 ही अपना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी HCF है। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा लिखना, डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या संख्या जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे, क्या कहलाती है, HCF, ठीक है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, आप इसको नोट करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे, HCF होती है, ठीक है। तो आप इसे नोट करो। समझ में आया ना, क्या किया हमने, 2 संख्याएं ले ली 16 और 20। तो सबसे पहले 16 और 20 का क्या किया हमने, फैक्टर, अरे जो कुछ नाम लिखा वही किया, बस कुछ अलग से नहीं किया। सबसे पहले क्या किया, फैक्टर, फिर क्या लिया, कॉमन लिया, फिर कॉमन में से क्या लिया, हाईएस्ट लिया। तो फैक्टर किया, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद इसमें से जो जो कॉमन मिला वो सब छांट लिए। 1, 2 और 4 कॉमन था। अब उसमें से हाईएस्ट क्या है, 4 है। तो यही 4 ही अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी 4 ही आपका मासा है, महत्तम समापवर्तक है, या फिर GCD है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, परिभाषा क्या बताइए, डेफिनेशन क्या है सर, डेफिनेशन हमारी है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। अच्छा, एलसीएम की परिभाषा क्या थी, दोनों में डिफरेंस बताओ। एलसीएम आप पढ़ के आए हो, पीछे एलसीएम आपने पढ़ा है, बहुत बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया है। देखो एलसीएम की परिभाषा और HCF की परिभाषा में अंतर क्या है, पहले समझ लो ध्यान से। परिभाषा ही मेन है, इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। ये रहा एलसीएम, ये रहा आपका HCF, ठीक है। ध्यान से सुनना, A, B तथा C, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि न्यूनतम लिया जाता है ना, मिनिमम, ठीक। लीस्ट होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समझे बात को? वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी, यही दी गई संख्याएं हैं, इनसे पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, एलसीएम। बात समझे ना? लेकिन एचसीएफ में जस्ट उल्टा है, देखो ध्यान से। अब यहां क्या बोलोगे आप कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। समझ गए ना? एलसीएम विभाजित होता है और एचसीएफ विभाजित करता है, यानी एलसीएम में भाग दिया जाता है संख्याओं के, ठीक है, एलसीएम में उन संख्याओं से भाग लगाया जाता है। लेकिन एचसीएफ के केस में क्या होता है, एचसीएफ से संख्याओं को भाग दिया जाता है। तो दोनों में अंतर समझना, दोनों ही परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। समझ गए ना? ठीक है, तो एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है और जबकि एचसीएफ संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया, तो अब आपको दोनों ही परिभाषाएं यानी दोनों ही डिफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हेडिंग लगा लो आप, एलसीएम की तरह ही एचसीएफ में एचसीएफ निकालने की विधियां, एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां, एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां यानी मेथड, एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां कि मतलब हमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहला मेथड तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड आपका क्या है, भाग विधि, जो आप स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, और तीसरा मेथड क्या होगा, तो जैसे एलसीएम में तीसरा मेथड था वैसे एचसीएफ में भी तीसरा मेथड है। ठीक है, वो तीसरा मेथड हमें शॉर्टकट से एचसीएफ निकालने में क्या काम आएगा। ठीक, लेकिन एलसीएम के केस में हमने आपसे वो स्कूल वाला मेथड छोड़ने को बोला था। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मेथड हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि सारे ही मेथड एचसीएफ के क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे, बारी बारी से समझो। तो पहली हेडिंग लगा लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप फटाफट से ये हेडिंग लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। तो हेडिंग डाल ली होगी आपने, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे हमने तीन संख्याएं ले ली है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है 288,
384 और 720, और यहाँ पे हम निकालेंगे इनका HCF किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करो। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं समझो। ये नहीं कि आप लाइनें खींच करके वो डंडी वाला मेथड लगाना शुरू कर दो, उस तरह से एकदम नहीं करेंगे। 288 को ध्यान से देखो और आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये नंबर किससे कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है आपने, 2 से ही काट दो। तो 2 से अगर काटोगे तो इसको कितनी बार में ले जाओगे? देखो 2 से काटोगे तो 144 गुणे कितना होगा? 2। बोलो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। समझे बात को? और 144 को आप कैसे लिखोगे? 12 गुणे 12 ही तो, बोलो 12 गुणे 12 ही तो लिखोगे। समझ पाए बात को? तो इन्हें अभाज्य गुणनखंडों में लेके जाना है। तो 4 तियाँ 12 होता है, यानी 4 तियाँ 12 का मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। तो इस 12 में भी होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। समझे बात को? तो हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ और 1 पावर यहाँ। तो 2, 2 4 और 1 5, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, 2 की पावर टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। समझ गए ना? अब ध्यान से देखो 384 के भी गुणनखंड कर लो। तो सेम ऐसे ही हम 384 के भी करेंगे। सेम ऐसे ही आप किसके? 384 के भी करोगे। देखो 384 किससे कटेगा? देखो देखने से ही लग रहा है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 9 36, 4 9 36, बचा कितना? 2, और 4 छंग 24, और गुणे कितना? 4। ठीक है, तो आपको पता है 96 के टुकड़े और करो तो 12 अट्ठे 96। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि सबको अभाज्य गुणनखंडों में लेके जाओ। तो ये 12 नहीं रखेंगे हम इसको 4 तियाँ 12 कर लेंगे, यानी 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1। और 8 को भी आप 8 तक ही सीमित ना रखो, 2 की पावर कितनी बना लो? 3 बना लो, हो गया 8। और 4 को लिख लो 2 की पावर 2। समझे? अब 2 वाली जितनी घातें हैं सबको इकट्ठा कर लो। तो 2 3 2 5, 5 2 7, यानी 2 की पावर कितना? 7। समझ पाए बात को? 2 की पावर 7। और 3 की कितनी घातें हैं? 3 की तो एक ही घात है। 3 की तो एक ही घात है। समझ गए ना? 3 की तो एक ही घात है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ो। ठीक, अब 720 को, तो 720 तो देखने से ही नज़र आ रहा है कि ये 72 गुणे 10 लिखा है। बोलो लिखा है ना? और 72 का मतलब होता है 9 अठे 72, और 10 का मतलब होता है 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10। और 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। और 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। तो 2 की टोटल पावर कितनी हो गई? तो आप कहोगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना? 4 गुणे 3 की कितनी पावर है? 3 की पावर 2 है, गुणे 5 की कितनी घात है? 1 है, तो 5 की घात 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ नहीं किया, बस गुणनखंड ही तो किए हैं, बस गुणनखंड ही तो किए हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अच्छा वो ये छूट गया क्या? यहाँ 3 की कितनी बनेगी? यहाँ छोड़ दिया हमने। 144 गुणे कितना आया था? 2 आया था, तो 144 गुणे 2 यानी 12 गुणे 12, 3 की पावर 2 आएगा। समझ गए? तो ये कर लिए हमने अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, अब बात ये आती है कि अब सर क्या करना है इसमें। तो देखो हमने बताया था एलसीएम जब आपने पढ़ा था तो वहाँ हमने कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं कहाँ? एलसीएम के केस में। लेकिन एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं है। एचसीएफ के केस में हम अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेंगे। समझ पाए इस बात को? एचसीएफ के केस में हम अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेंगे। समझे ना? तो ध्यान से देखो, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 4, छोटा कौन है? 2 की पावर 4 है, तो उठा लो इसे। ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, छोटा कौन है? 3 की पावर 1 है, जो छोटा हो उसी को उठाओ आप। अच्छा गुणे 5 की पावर 1, यहाँ तो एक ही है,
लेकिन यहाँ अच्छा आप ये बताओ, हम यहाँ 5 की जीरो नहीं लिख सकते हैं? बोलो, 5 की जीरो नहीं लिख सकते? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हैं या नहीं? अरे किसी भी संख्या की घात जीरो कर दो तो 1 आ जाता है। ऐसा किया क्यों, अभी समझ आएगा आपके। अच्छा देखो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 में छोटा कौन है? सर 5 की पावर 0 ही सबसे छोटा है, और इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। बोलो बात समझ आई? अच्छा, जीरो करना ज़रूरी है? कितने लोग ये सोच रहे होंगे, नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर पावर 1 है ना किसी की, तो वहाँ कॉमन हमेशा 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो बस गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 तियाँ 48। तो 48 ही अपना क्या होगा, HCF हो जाएगा। 48 ही अपना क्या हो जाएगा, HCF। समझे इस बात को? तो 48 ही आपका HCF हो जाएगा। क्या किया, 288 के प्राइम फैक्टर किए यानी अभाज्य गुणनखंड, 384 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, 720 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। फिर इन अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात है उसको बाहर ले लो। जैसे 2 में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 4 बाहर ले लिया। 3 में सबसे छोटी घात क्या है, 3 की पावर 1 बाहर ले लिया। 5 में सबसे छोटी घात क्या है, 1 है ना। 5 की पावर 1 नहीं, 5 की जीरो, तो मतलब 1 ही तो हुआ। बस गुणा कराओ आप, इसका मतलब कितना होता है, 16, और 16 का गुणा 3 में कराओगे तो 48। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 का गुणा 3 में कराओगे तो 48 HCF हो जाएगा अपना। बोलो समझ में आया ना? तो यानी कहने को ये बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन इन सब से तो छोटा ही है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये इन सबको डिवाइड करता है। यानी कि 48 से 228 भी 88 भी कट जाएगा, 48 से आपका 384 भी डिवाइड है, 48 से आपका 720 भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन इस पॉइंट को लिखना, लिखिए HCF के केस में, HCF के केस में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि 2 में कॉमन क्या चल रहा था, सर 2 में कॉमन 2 की पावर 4 है, ले लिया। 3 में कॉमन क्या चल रहा था, सर 3 में कॉमन 3 की पावर 1 है, ले लिया। 5 में कॉमन क्या चल रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन ही लेना हमें, तो कॉमन निकाल लिया। समझ गए ना बात को? तो यही क्या हो गया, HCF हो गया अपना। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आप ये कह लो कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और फिर उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है ना उसे बाहर निकाल लेते हैं, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। समझ गए? तो आप इसे नोट कर लो, और अच्छे से नोट्स बनाओ, और उसको बिल्कुल अच्छे से ढंग से लिखो। ठीक है, जितने कंसेप्ट आपके मिलते जाएं उसे ढंग से लिखो, अच्छे से लिखो, और बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, और सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पहले ढंग से आप पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लो, सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ें। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड अपना क्या था, सेकेंड मेथड अपना क्या है, भाग विधि। हेडिंग लगा लो, भाग विधि। ठीक है, सेकेंड मेथड हेडिंग डाल लो आप, भाग विधि। डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड द्वारा एलसीएम ज्ञात करना, भाग विधि। ठीक है, तो सेकेंड मेथड हेडिंग डालो आप, भाग विधि। या इसे ये भी बोला जाता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
लंबी भाग विधि। ठीक, तो भाग विधि में कैसे एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान से देखिए, दो संख्या हमने ले ली 147 और कितना ले लें 546। 147 और कितना 546, तो दो संख्या हमने ले ली। अब इनका हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, वो तो हम देख के आए हैं। गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड करके जो कॉमन आ रहा होगा उसको बाहर ले लेंगे, एचसीएफ बन जाएगा। लेकिन भाग विधि में क्या करना होता है कि 147 से आप पहले 546 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 147 से भाग दिया जाएगा किसमें, 546 में। 147 से 546 में भाग देंगे। बोलो बात समझ में आई। 147 से आप पहले 546 में क्या दोगे, भाग दोगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बताओ कितनी बारी जाएगा। तो सर 14 तियाँ 42 होता है और 14 चौके लेंगे 56 पार कर जाएगा, तो 3 बार ले जाओ। तो 3 बार ले जाओगे, 3 सते 21 हासिल 2 और 3 चौके 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 441 घटा लो। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। अब क्या करते हैं इसके बाद, देखो जो रिमाइंडर आया है ना, जो रिमाइंडर आया इसी रिमाइंडर से हम भाजक को क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। देखिए एक्चुअली ये क्या है कि 147 आपका क्या कहलाता है, भाजक, और 546 आपका क्या है, भाज्य। तो अब जो रिमाइंडर आया है 105, इससे आप ना इस भाजक को भाग लगाओ। तो 147 को भाग दोगे आप कितने से, 105 से। तो एक बार ही तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 2 है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4, कितना आएगा 42। अब इस 42 से फिर वही काम करेंगे, 42 से 105 में भाग लगाओगे आप। तो 42 से जब आप 105 को भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 42 दूनी 84, तो 2 बार ही गया। घटा लो 1 2, कितना आया, 21 आया रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, 21 से इसमें भाग लगाएंगे 42 में। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर कब तक भाग देते रहेंगे, तब तक भाग दो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 21 से 42 में भाग लगाओ, तो 21 दूनी 42, और लो आपकी सुन ली गई, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, और कैलकुलेशन ख़त्म। ठीक, बोलो समझ में आया। क्या किया, लगातार भाग दिया गया। ठीक है, तो जो अंत में भाजक बचेगा आपका ना, अंत में भाजक यानी अंतिम डिवाइज़र, ठीक है, लास्ट डिवाइज़र जो आपका होगा ना, वही क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। यानी अंतिम भाजक ही, अंतिम भाजक, या आप ये बोलो लास्ट डिवाइज़र ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। समझे ना, अंतिम भाजक क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, बोलो बात समझ आई। क्या किया, लगातार भाग दिया गया। फिर जहाँ 0 आ जाता है, यही तो करते हैं कि वहीं पे रुक जाते हैं। तो फिर अंतिम भाजक कितना है, 21 है, तो 21 ही अपना क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। 21 ही अपना एचसीएफ होगा। तो अंतिम भाजक बोलते हैं इसे, या फिर एचसीएफ बोलेंगे, अंतिम भाजक, या फिर आप इसको बोलो क्या, एचसीएफ। कितना है, 21 है, कितना है 21, यानी 21 है। ठीक है, और एक बात आप ये बताओ कि आप इसमें ये बताओ कि क्रमागत भागफल क्या है। क्रमागत भागफल का मतलब जो क्रम से आपके भागफल बच रहे हैं। क्रमागत भागफल क्या है, सर क्रमागत भागफल ना 3 1 2 और 2 है। ठीक है, 3 1 2 और 2, ये सब लिखना है आपको। क्रमागत भागफल यानी सक्सेसिव क्वोशिएंट बोला जाता है इसे। 3, 1, 2, 2 है। ठीक है, क्रमागत भागफल। अगर इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लो आप कि आगे इस पे सवाल आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप इसे नोट करो, फटाफट से आप इसे उतारो, अच्छे से नोट करो। जैसे हमने लिखा सेम वैसे ही उतारना है, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
चलिए देखिए ध्यान से, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए, मेथड तो समझा दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप जरा ध्यान से सुनो कि इस पे सवाल कैसे आता है। ठीक है, इस पे हमसे सवाल कैसे पूछेगा। देखिए सवाल की भाषा सुनिएगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है। आपसे ये बोलेगा कि लंबी भाग विधि द्वारा या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, या फिर आपसे ये कहेगा कि भाग विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालते समय चार क्रमागत भागफल क्रमशः 3, 1, 2 और 2 है। अगर अंतिम भाजक 21 है तो दोनों संख्याओं का पता लगाएं। ये सवाल आएगा आपका, समझे? फिर से सुनो, कहेगा लंबी भाग विधि द्वारा, ठीक है, भाग विधि द्वारा किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF निकालते समय, भाग विधि द्वारा किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते समय चार क्रमिक भागफल 3, 1, 2 और 2 हैं और अंतिम भाजक 21 है या HCF 21 है तो दोनों संख्याओं का पता लगाएं। तो यानी अपनी दोनों संख्याएं तो 147 और 546 यानी 147 और 546 हैं। अब हम अंतिम भाजक और क्रमागत भागफल की मदद से कैसे इन दोनों संख्याओं को निकालेंगे। तो अभी जो चीज़ समझाई बस उसी को रिवर्स करके निकालना है। समझ पाए ना बात को? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब ध्यान से समझना। तो बस इतना ही बहुत है अपने लिए, इसी से हम वापस से लगाएंगे। तो देखो कितने भागफल हैं, 4 हैं। पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और कौन सा हो गया, चौथा। समझे? सबको लिख डालो। पहला भागफल 3, 1, 2 और 2 है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। और अंतिम भाजक कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो अंतिम भाजक अगर 21 है तो रिमाइंडर तो लास्ट में 0 आएगा। बोलो ना, समझ पाए बात को? अगर अंतिम भाजक 21 है तो रिमाइंडर तो लास्ट में 0 होगा ना, तभी तो अंतिम भाजक 21 है। हाँ सर समझ गए। अब हमें दोनों संख्याएं निकालनी है, यानी हमें पता लगाना 147 और 546 का। तो उससे पहले आप एक बात सुनो। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का एक कंसेप्ट होता है कि भाज्य बराबर भाजक या नीचे लिख दें, ठीक है। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। और ये बड़े काम की चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो देखिए इसी की मदद से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य मतलब जो चीज़ जिसमें आप भाग देते हो, और भाजक क्या होता है, भाजक का मतलब जिससे आप भाग देते हो, और भागफल तो आप जानते हो, रिमाइंडर भी जानते हो, शेषफल भी। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ का पहले भाज्य पता लगाना है। क्यों पता लगाना है? अगर ये भाज्य पता चल जाए तो ये भाज्य कहाँ से आया था, यहाँ से आया था ना। तो फिर ये जब यहाँ का भाज्य पता चल जाएगा तो ये कहाँ से आया था, सर यहाँ से आया था। फिर यहाँ का भाज्य पता चल जाएगा तो ये कहाँ से आया था, यहाँ से। और बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो देखो भाज्य पता करने के लिए भाजक गुणे भागफल, यानी 21 का गुणा आप 2 में करो तो 21 दूनी 42, और 42 में 0 जोड़ोगे तो 42 ही तो आएगा। बोलो समझ आया? कुछ नहीं किया। भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य ज्ञात करना है, तो ये है भाजक और ये है भागफल और ये क्या है, शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल यानी 21 गुणे 2 यानी 42 और प्लस 0 जोड़ोगे 42 आ जाएगा। अच्छा बताओ ये 42 कहाँ से आया था? सर ना ये 42 यहाँ से आया था, यहाँ से, यहाँ लिख दिया। ठीक, अब कहानी फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ का भाज्य ज्ञात करना है अब हमें, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल। तो 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 84 में शेषफल 21 जोड़ दो आप, तो
185 और 85 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105। तो 105 यहाँ लिखोगे, उल्टा चलते चले आ रहे हैं। 105 कहाँ से आया था, 105 यहाँ से आया था, तो 105 को यहाँ रखो, फिर से लगा दो आप। यहाँ का भाज्य पता करना है ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। तो 105 गुणे 1, तो 105 गुणे 1 का मतलब 105 और 42 जोड़ो फिर उसमें, तो कितना हो जाएगा 741, 147 आ गया। अब 147 ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, तो 147। समझ गए ना। अब एक संख्या तो पता चल गई, दूसरी भी पता चल जाएगी। तो 147 ये है भाज्य पता करना है, तो ये भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल। तो 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12, 12 दो 14 की 4 हासिल 1, 3 एक कम 3 और 3 और 1 4, 441 में 105 जोड़ दो तो 5 और 1 6, और यहाँ कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो ये अपना क्या हो गई, दोनों संख्याएं हमें मिल गई। पहली क्या थी 147, दूसरी क्या 546। ठीक है, इससे शॉर्टकट की कामना बिल्कुल मत करना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, ये कंसेप्ट से ही सॉल्व होगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आई। देखो फिर से समझाते, एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लो भाई, एक बार फिर से समझ लो। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे आपको तो आपको उसे लगाना है। ठीक, देखिए सवाल की लैंग्वेज क्या है कि भाग विधि द्वारा किन्हीं भी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय 4 क्रमिक भागफल क्रमशः 3 1 2 2 हैं और अंतिम भाजक 21 है। अंतिम भाजक 21 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है आपको, फटाफट से आप 4 भाजक हैं तो 2 3 और क्या 4 बना लिया ना। अब इसमें भागफल लिख डालो सारे, 3 1 2 2, तो 3 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। अंतिम भाजक कहाँ लिखोगे आप, अंतिम भाजक यानी HCF यहाँ लिखेंगे। रिमाइंडर कितना रहा होगा लास्ट में 0, तभी तो ये HCF बन पाया। अब हमें चलना किसके थ्रू है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमें सब में भाज्य ही ज्ञात करना है पहले। तो ये कैसे आएगा, 21 दूनी 42, 42 में 0 जोड़ोगे 42 आएगा यहाँ पे, बोलो आएगा ना। अच्छा ये 42 कहाँ से उठ के आया है, सर यहाँ से उठ के आया है, यहाँ रख दो। अब चलो यहाँ की कहानी, अब ये रिमाइंडर कितना हो गया 21 हो गया, तो 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 84 में 21 जोड़ोगे तो 105 यहाँ लिखोगे आप। अच्छा ये 105 कहाँ से उठ के आया, 105 कहाँ से आया है, यहाँ से ही तो आया है, तो यहाँ आप लिखोगे 105। तो 105 का गुणा 1 में करेंगे, 105 1 कम 105 और 42 जोड़ देंगे उसमें, तो 5 दूनी 5 2 7 4 1, ये मिल गया। 147 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, तो 147 आप यहाँ लिख दो। अब 147 का 3 गुना कितना होगा 441 होता है और रिमाइंडर कितना 105, तो 105 इसमें ऐड कर दो, तो यानी टोटल हो गया 5 और 1 6 4 और 5। दोनों संख्याएं मिल गई कि नहीं मिल गई, बोलो मिल गई ना। तो जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन रहेगी सवाल आप उतनी जल्दी ख़त्म कर ले जाओगे। समझ आया, तो आप इसे नोट कर लो, ये भी लिख लेना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या शेषफल, यानी प्लस क्या रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर जितनी तेज आप उतारोगे उतनी जल्दी हम अगला सवाल बोल देंगे। लिखे, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार रहो। तो क्वेश्चन लिखो आप, भाग विधि द्वारा, दिखाई पड़ रहा है,
बड़ा लिखें। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय चार क्रमिक शेषफल 1, 2, 1 तथा 3 है और अंतिम भाजक 63 यानी 63 है। दोनों संख्याएं क्या होंगी? लो लिख दिया सवाल। अब आप तेजी से इस सवाल को लगाओ और इसका आंसर फटाफट से बताइए। लेकिन बताओगे कैसे? आप लगाओ, हम देख लेंगे। ठीक है। हाँ जी, चलिए देखिए कैसे लगाना है। अब आंसर मिलाते हैं। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा क्वेश्चन, आपको समझ आया अच्छे से। ठीक है, अब देखो आंसर क्या है। तो विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालते समय चार क्रमिक भागफल क्रमशः 1, 2, 1, 3 है और अंतिम भाजक यानी लास्ट डिवाइजर 63 यानी 63 है। दोनों संख्याएं बतानी हमें। ठीक है, तो 4 है ना, तो बना लो 4। 1, 2, 3 और क्या 4। ठीक है, सजा दो फटाफट से भागफल। कितना? 1, 2, 1 और कितना 3, यही है ना। और लास्ट डिवाइजर यानी अंतिम भाजक 63 और रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना 0। अब ध्यान से देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेषफल। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करेंगे सर, 63 का गुणा 0 में करेंगे जितना सॉरी 63 का गुणा 3 में करेंगे, जितना आएगा उसमें 0 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि सर जब हम भाज्य पता कर लेंगे तभी तो उल्टा चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो 63 यहाँ 3 गुणे 3 9 और 3 छंग 18, 189 में रिमाइंडर 0 जोड़ोगे 189 ही आएगा। बोलो सही है ना। अच्छा, ये 189 कहाँ से उठ के आया होगा? यहाँ से उठ के आया, तो 189 को यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, 189 का गुणा 1 में करोगे 189 और रिमाइंडर कितना 63। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल आपका 1 है तो आएगा तो 189 ही ना, और उसमें कितना जोड़ो 63 जोड़ो। तो 9 3 12 की 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 और 1 और 1 2 यानी 252 यानी 252 आया भाजक। ये कहाँ से उठ के आया सर? यहाँ से आया है, तो ये यहाँ से उठ के आया है तो 252। अब 252 में 2 से गुणा करके
189 यानी 189 ऐड करना है तो यहाँ का भाजक मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 252, तो 252 में 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4 यानी 500 कितना 4, 504 और 189 और जोड़ो इसमें। गुणा सही किया है, ध्यान से देख लेना, कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंच 6 10, 2 दूनी 4 1 5, तो 9 4 13 की 3, 8 और 1 9 और 5 और 1 तो 693 कहाँ से उठ के आया है, ये यहाँ से आया है, तो इसको यहाँ पहुँचा दो। 693 यहाँ से आया था ना, तो उसको वहाँ पहुँचा दिया। अब देखो यहाँ का पता लगाना है, तो 693 का गुणा 1 में करोगे 693 और 252 जोड़ोगे उसमें। क्यों? क्योंकि हमें सर ना भाज्य पता लगाना है, भाज्य, और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 3 2 5 और 9 5 14 की 4 हासिल है, 6 2 8 और 1 9 और दोनों संख्याएं सर मिल गई 693 और 945। जितने लोगों का ये आंसर आया है सही है। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी आपने लगा लिया ना। हमने बोला था ना, जितनी फास्ट कैलकुलेशन, जितना तेज आप गुणा भाग करोगे, गुणा करोगे, जोड़ोगे, उतनी जल्दी सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैथड पे नहीं। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट उतनी तेज आप लगा लोगे क्वेश्चन। ठीक, तो ये आप पे डिपेंड करता है, समझ गए ना, मैथड पे नहीं। मैथड तो अपनी जगह है ही है। अब देखिए कितने लोगों के लिए मैथड बहुत मुश्किल होगा, पता है क्यों? कैलकुलेशन कमज़ोर, तो मैथड तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जितनी तेज़ आप गुणा करोगे, जोड़ोगे, उतनी तेज़ आंसर आ जाएगा। बोलो आ गया ना? ठीक है, चलिए अगला सवाल लें। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं लगा पाए एक बार फिर से ट्राई करो। और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हो गया ना? ठीक है, डी आंसर जिनका आया है एकदम सही है, तो डी अपने सवाल का क्या है आंसर। सवाल की लैंग्वेज अगर आपको समझ आ जाए ना, तो सवाल फिर आसान हो जाता है ना। देखा आपने, जैसे यही दिया है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल क्रमशः 4 3 6 और 5 है, अंतिम भाजक 12 है, तो दोनों संख्याएं क्या है? तो 4 क्रमिक भागफल, पहला भागफल, दूसरा भागफल, तीसरा भागफल और क्या चौथा भागफल। तो 4 3 6 और क्या 5 और अंतिम भाजक 12 बोल रखा है, रिमाइंडर कितना 0। यहाँ तो 0 ही होगा, क्योंकि ये लास्ट डिवाइजर 12 ही तो HCF है, समझे ना। तो बस सर लगा लिया फटाफट से, 12 पंचे 60, 60 में 0 जोड़ेंगे 60। बोलो सही है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेषफल। अच्छा ये 60 कहाँ से उठ के आया? यहाँ से आया ना, पहुँचा दो यहाँ पे। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग भाग विधि से। अब 60 का गुणा आप 6 में करोगे तो 360, और 360 में 12 जोड़ना है तो 370 और 2 372, तो 372। अच्छा 372 कहाँ से उठ के आया? यहाँ से आया, पहुँचा दो यहाँ पे। 372 का 3 गुना करना है, यानी 372 गुणे 3 प्लस 60। क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर, भाज्य निकालना है भाज्य, और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेषफल। तो 3 गुना करो पहले इसका, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 9 2 11, 1116 और उसमें कितना जोड़ना है 60। क्यों?
क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 6 7 1 1 1 1 7 6 और यहाँ पहुँच जाएगा 1 1 7 6। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन एक ही है 1 1 7 6 वाला, डी ही अपने सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हम इसको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोलो समझ में आया ना? तो डी ही अपने सवाल का क्या है, आंसर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 1176 दिया हुआ है, तो दूसरा 5076 हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, दिवाली मनाओ आप बहुत अच्छे से, हैप्पी दिवाली। अब देखिए अगली क्लास में जब आएंगे तो तीसरा मेथड सीखेंगे। थर्ड मेथड क्या है, उससे शॉर्टकट से क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। आज क्या समझा, एलसीएम की परिभाषा वो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पिछली चौथी क्लास में। एचसीएफ की परिभाषा आज पढ़ी। क्या होती है एचसीएफ की डेफिनेशन? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाज्य कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर दे, क्या कहलाती है, एचसीएफ। ठीक, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालने के कितने मेथड? सर 3 मेथड हैं, 2 ही बताएं आपने आज की क्लास में। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा भाग विधि है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों में हम गुणनखंडों की सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं, छोटी घात लेते हैं, समझ गए ना? और एलसीएम के केस में हम अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते थे, समझे ना? तो बस इतना सा डिफरेंस है। और भाग विधि द्वारा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा हमने इसे और लगाए भी ऐसे सवालों को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में तीसरा मेथड सीखेंगे और तीसरा मेथड सीखने के बाद आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।